दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो हमारी श्रृंखला चल रही थी इतिहास की, उसका आज अगला पार्ट मुगल वंश आज हम स्टार्ट करेंगे। और मुगल वंश में आज हम बाबर से संबंधित जितने भी प्रश्न बने हुए हैं आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। पिछली क्लास में सूफी संत और दिल्ली सल्तनत से जितने भी प्रश्न बने थे पिछली क्लास में हमने किया था। आज का टॉपिक है बाबर और इससे संबंधित पूर्वावलोकन में जितने भी प्रश्न बने हैं आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो वीडियो में प्रश्न तो देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान कौन था? वह हमको ऑप्शन के माध्यम से बताना है। तो देखते हैं, ए इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। बी इब्राहिम लोदी के संबंधी थे जिनसे दुर्व्यवहार किया गया था तथा उसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। सी दिलावर खान लोदी जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला के पिता थे। डी पंजाब प्रांत के उत्तराधिकारी थे जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट थे। तो यहाँ पर बात करें सही उत्तर की तो हो जाएगा हमारा ए। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे, जिन्होंने आक्रमण करने के लिए बाबर को बुलाया था या आमंत्रित किया था। पहला प्रश्न है। और दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं या इसके हम सलूशन को एक बार देखते हैं। और आप सभी लोग जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। देखते हैं इसका सलूशन। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया था। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का अवसर आ गया है। इस प्रकार बाबर ने प्रथम आक्रमण किया था पानीपत के युद्ध में। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे ए फारसी, ईरानी, अफगान। सी चगताई तुर्क। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। अगला प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल युद्ध में पराजित किया था? ए अब्दुल्लाह खां उज़्बेक। बी शैबानी खां। सी उबैदुल्लाह खां। डी जानी बेग। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कौन बाबर से सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया गया था? बी शैबानी खां द्वारा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? ए अकबर। बी शाहजहां। सी
बाबर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाने वाला बाबर था। अगला प्रश्न या इसके सॉल्यूशन को देखते हैं एक बार। मुगल शासक बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के युद्ध प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में अपनाया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली एवं बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? ए बाबर और राणा सांगा, बी हेमू और मुगल, सी हुमायूं और शेर खान, डी बाबर और इब्राहिम लोदी। तो इसके सही उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था डी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं या इसका सॉल्यूशन देखते हैं एक बार, उसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिया है यहाँ पर पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ए उसकी घुड़सवार सेना, बी उसकी सैन्य कुशलता, सी तुलगमा प्रथा, डी अफगानों की आपसी फूट। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी उसकी सैन्य कुशलता। अगला प्रश्न, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था? ए बाबर की वीरता, बी तोपखाना, सी इब्राहिम लोदी की दुर्बलता, डी कुशल सेना नायक। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त का कारण था कुशल सेना नायक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी प्लासी का युद्ध, डी पानीपत का तीसरा युद्ध। तो यहाँ पर हो जाएगा बी खानवा का युद्ध। प्रथम बार तोपों का उपयोग खानवा के युद्ध में किया गया था। खानवा का युद्ध, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, यह पानीपत का प्रथम युद्ध होगा और यह खानवा का युद्ध गलत हो जाएगा। एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, ए पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। 8 का ए। अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? ए राणा सांगा, बी इब्राहिम लोदी, सी सिकंदर लोदी, डी शेर शाह सूरी। तो इसका सही उत्तर देखें, यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने हराया था। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? ए 1527 ईस्वी में, बी 1526 ईस्वी में, सी 1525 ईस्वी में, डी 1524 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर देखें, यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी 1526 ईस्वी में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया था या पराजित किया था। और यदि बाबर के आक्रमण के समय और किस राज्य में कौन शासक था, तो यहाँ पर आपके लिए हम बताते हैं। विजयनगर में, विजयनगर की बात की जाए यदि, विजयनगर कृष्णदेव राय थे, कृष्णदेव राय। दिल्ली पर अगर बात की जाए कि दिल्ली में उस समय कौन सा शासक था, इब्राहिम लोदी, जिससे युद्ध हुआ, इब्राहिम। और बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में नुसरत शाह। और मेवाड़ की बात की जाए तो मेवाड़ में राणा सांगा था। और बाबर ने दिल्ली को जीतने के बाद और कौन कौन से युद्ध लड़े थे, तो 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था, यानी कि पानीपत का युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध। 1527 में 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। 1528 चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। 1529 घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, इब्राहिम लोदी। और खानवा के युद्ध में राणा सांगा, राणा सांगा। और चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया था, मेदिनी राय। और घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी को, महमूद लोदी को हराया था। और यह कौन था, यह तैमूर वंश का 5वां वंशज था। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर इसने भारत में युद्ध जीतने के बाद में अपनी उपाधि धारण की है। इसका पहले का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको हमने बताया। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध 1527 यह भी सही है। घाघरा का युद्ध 1529 यह भी सही है। और देखते हैं चंदेरी का युद्ध 1530। तो जैसा कि अभी आपको हमने बताया था कि चंदेरी का युद्ध यहाँ पर हो जाएगा 1528। तो हमारा उत्तर निकल कौन सही सुमेलित नहीं है, तो डी चंदेरी का युद्ध इसका सही उत्तर हो जाएगा 1528। अगला प्रश्न देखते हैं, या इसके सॉल्यूशन को एक बार देखते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगान
शासकों के बीच, जबकि चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। अतः विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? ए पानीपत का युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी चंदेरी का युद्ध, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा बी खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? ए पानीपत का युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी चंदेरी का युद्ध, डी घाघरा का युद्ध। तो यहाँ सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा बी खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था? ए राणा प्रताप, बी मान सिंह, सी सवाई उदय सिंह, डी राणा सांगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी राणा सांगा। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? ए राणा प्रताप, बी हेमू, सी राणा सांगा, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो खानवा के युद्ध में जो पराजित हुआ था वह था सी राणा सांगा। अगला प्रश्न। और मुगल वंश से आप जैसा कि देख रहे हैं, यह प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। यहाँ पर सिर्फ घटना चक्र पूर्वावलोकन में पीसीएस और आईएएस के कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। बाकी अदर एग्जाम में भी यह बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो इस प्रकार यह क्लास सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम के लिए इस क्लास को देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा? ए बाबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर, डी बहादुर शाह। तो भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी? ए फरगना में, बी काबुल में, सी दिल्ली में, डी समरकंद में। तो इसका सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी काबुल में सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी बाबर ने। अगला प्रश्न देखते हैं या इसके सॉल्यूशन को देखते हैं एक बार, उसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिया है, बाबर ने अपने फरगना के शासन काल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। समरकंद और फरगना का शासन उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया। 1504 ईस्वी में काबुल की विजय एवं काबुल में ही 1506 ईस्वी 1507 में अपने अनुगामियों का मनोबल बढ़ाने हेतु बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि बादशाह धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे? ए नंबर 1 पर दिया है काबुल का क्षेत्र, नंबर 2 पर पंजाब का क्षेत्र। तो काबुल का क्षेत्र बिल्कुल शामिल था, पंजाब का क्षेत्र यह भी शामिल था, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल था
नंबर 4 पर है आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। तो यहाँ पर डी 4 नंबर गलत होगा, तो 4 नंबर जहाँ पर हो हम बिल्कुल गलत कर देंगे। और 3 यहाँ पर तो सिर्फ 2 ऑप्शन है और यहाँ भी 2, तो 1 2 3 हमारा सी वाले ऑप्शन में बिल्कुल निकल कर आ जाएगा। 19 का सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। ए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बी नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, सी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, डी अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प की सफलता की शिक्षा मिलती है, हो जाएगा यहाँ ए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगला प्रश्न बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया। ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी मेवाड़, डी कश्मीर। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर सी मेवाड़। अगला प्रश्न तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है। ए फारसी, बी अरबी, सी तुर्की, डी उर्दू। तो यहाँ पर हो जाएगा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। ए बाबर ने, बी हुमायूं ने, सी निजामुल मुल्क ने, डी मीर बाकी ने। तो अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने कराया था, जिसका श्रेय बाबर को दिया जाता है क्योंकि यह मस्जिद बाबर के शासनकाल में, और यह मीर बाकी जो है बाबर का एक सेनानायक था जिसने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर के संबंध में एक इतिहासकार लेन पोल का कहना है कि हुमायूं पर छोड़ो इसको, क्योंकि यह हुमायूं से संबंधित प्रश्न लेन पोल द्वारा कहा गया था, उसको हम अगले पार्ट में बताएंगे। बाबर को तैमूर वंश से संबंध था, इसलिए बाबर या मुगलों को तैमूरिया भी कहा जाता था। और इसका मकबरा यदि देखें तो आगरा के आराम बाग में है, और बाद में उसकी पत्नी ने उसको काबुल में दफनाया था। और बाबर का पुत्र यदि देखें तो इसका पुत्र हुमायूं था। और इसका मकबरा पहले था आगरा, बाद में काबुल के मनमोहक में। और यदि देखें बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था। बाबर मूलतः फरगना का निवासी था, वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान। बाबर अपने पिता के पक्ष से तैमूर वंश तथा माता के पक्ष से चंगेज खां या मंगोल शासक के वंश से जाना जाता था। तो इससे संबंधित हमने आपको जितने भी फैक्ट इम्पोर्टेंट थे आपको हमने बताया, और इसके आगे हम कल हुमायूं से संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन द्वारा, उनसे संबंधित सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा।
और आप लोग सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।